जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, दोस्तों आप सभी के सिलेक्शन के लिए हम आप सभी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज हम आपको डेली बेस पर करवा रहे हैं। दोस्तों, ये डेली टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का सीरियस स्टूडेंट है, दोस्तों अगर आप अपना इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तों इस क्लास के साथ आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस डेली टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न करवाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग जो है सभी लोग इस डेली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर और बिट्टू सर के द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न दोस्तों देखने को एग्जाम में मिलता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा कोई रिजल्ट देने वाला संस्थान है तो दोस्तों यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। तो दोस्तों आप अपना सिलेक्शन के लिए इस टेस्ट सीरीज के साथ जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ लेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का टेस्ट का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज, और दोस्तों इस डेली टेस्ट सीरीज में जो है कुल 50 प्रश्न होते हैं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में 50 के 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों पहला प्रश्न है, अगर दोस्तों आप में से किसी को अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने फोन का क्वालिटी 360 में कर लेंगे। दोस्तों आपको जो है क्लियर सारे प्रश्न दिखने लगेगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों कौन सा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो है विशेषता नहीं है। तो पहला है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो दोस्तों ये जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विशेषता है। आर्थिक नियोजन भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। सरकार की विनियामक के रूप में भूमिका, ये भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में होते रहते हैं, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक जो है जॉन मेनाई किन्स है। कौन है? तो जॉन मेनाई किन्स है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया प्रश्न में एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हस्तांतरित आय नहीं है? दोस्तों हस्तांतरित आय जो है वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और दोस्तों छात्रवृत्तियां, ये सभी जो है हस्तांतरित आय है, लेकिन ब्रोकर्स कमीशन जो है यह हस्तांतरित आय नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर एक तरह से तैयार रहना है। दोस्तों इसका मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का मुख्यालय जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों मेगा फूड पार्क की योजना की शुरुआत 2008 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन बी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 2008 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण संस्था की जो है स्थापना किया गया था, और ये दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार बिहार पुलिस में रिपीट करके पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 2008 ईस्वी में किया गया है, यानी FSSAI की स्थापना 2008 ईस्वी में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार जो है एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो है गलत सुमेलित किया गया है? इधर पंचवर्षीय योजना है और दोस्तों इधर कार्यक्रम है। पूछा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था?
प्रथम पंचवर्षीय योजना यह सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था, बिल्कुल सही है। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से लेकर के 1956 तक जो है इसका कार्यकाल था, आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक था, आप लोग ध्यान रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योग का प्रसार, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से लेकर के दोस्तों 66 तक था, आप लोग ध्यान रखेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये जो है मिलान गलत है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय अवधि आप लोग ध्यान रखेंगे 1969 से लेकर के 74 तक था। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है समय अवधि 1974 से लेकर के दोस्तों 78 तक था। लेकिन दोस्तों एक साल पहले ही पंचवर्षीय योजना जो है यह क्या हो गया, तो दोस्तों सरकार विघटित हो गई और दोस्तों 77 में ही जो है यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त किया गया। उसके बाद जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ ध्यान देने योग्य है। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है यह 1961 से लेकर के 66 में जो है तक चला। और दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है फिर 69 से शुरू होता है और 74 तक चलता है। तो दोस्तों 66 से लेकर के 69 तक के जो है समय को योजना अवकाश कहा जाता है, यानी वार्षिक योजना कहा जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, योजना अवकाश जो है 1966 से लेकर के 69 तक जो है योजना अवकाश रहा है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह गलत सुमेलित है। ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथी का नहीं है, ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबंधित किया जा सकता है? यह दोस्तों आय विषमता से, किसे, तो आय विषमता से। ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आय विषमता को जो है सापेक्षिक गरीबी भी कहा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। सौभाग्य योजना जो भारत की एक योजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सौभाग्य योजना जो भारत की एक योजना है उसका संबंध जो है घरेलू विद्युतीकरण से है। ऑप्शन ए जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है भारत में 25 सितंबर 2017 से जो है 25 सितंबर 2017 से जो है सौभाग्य योजना की शुरुआत किया गया है। तो आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे। कुशल एवं अकुशल श्रमिक को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो है खुली बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और दोस्तों मौसमी बेरोजगारी आप लोग भली भांति जानते हैं, तो दोस्तों बताने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को विशेष संरक्षण व संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए विद्यमान कानून को युक्ति संगत बनाने हेतु द्वितीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों द्वितीय श्रम आयोग का गठन 1999 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी जो है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रथम श्रेणी श्रम आयोग का स्थापना जो है गठन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया और दोस्तों द्वितीय श्रम आयोग का गठन 1999 ईस्वी में किया गया। तो आप लोग दोनों चीजें ध्यान रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का जो है यह चयन करना है। दोस्तों निम्न कथन को जो है सही कथन को जो है यह चयन करना है और पुट का जो है सही उत्तर बताना है। पहला है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो दोस्तों यह जो है बिल्कुल जो है क्या है, तो दोस्तों यह जो है सही है। क्या है, बिल्कुल जो है सही है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। दूसरा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरा भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादक के मामले में पंजाब का प्रथम स्थान आता है। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है पंजाब प्रथम स्थान पर आता है। चौथा है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है। दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं नहीं दोस्तों धान यानी कि दोस्तों चावल जो है यह बोया जाता है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 जो है यह सही है, 4 ऑप्शन जो है गलत है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 जो है सही है। तो ऑप्शन बी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे।
अर्थव्यवस्था के मंदी का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के मंदी का जो है मूल कारण जो है मांग का अभाव है। ऑप्शन ए जो है 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो को निम्न में से किस मुद्रा के श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ के यूरो जो है ये सभी दुर्लभ मुद्रा है। क्या है? तो दोस्तों दुर्लभ जो है मुद्रा है। ऑप्शन सी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत की मुद्रा कैसी मुद्रा है? तो दोस्तों यह गर्म मुद्रा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत की मुद्रा कैसी है? तो दोस्तों गर्म मुद्रा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC को किस वर्ष भारत सरकार ने पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचित जो है यह 2000 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दोस्तों सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। दोस्तों पहला कथन है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सामवेदी सूचकांक है जो सूचीबद्ध 50 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। दोस्तों ये जो है गलत हो जाएंगे, यहाँ 50 नहीं दोस्तों 30 कंपनियों के शेयरों को समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है, 50 नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएंगे। दूसरा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनी के आधार पर निफ्टी सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों ये भी गलत हो जाएंगे। दोस्तों सूचीबद्ध जो है 30 नहीं दोस्तों यहाँ पर जो है 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी सूचकांक जो है जारी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर। तो दोस्तों दोनों कथन जो है गलत है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों न तो एक कथन सही है और ना ही 2 कथन सही है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राउंड ट्रिपिंग, दोस्तों यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर जो है राउंड ट्रिपिंग हो जाएंगे दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है। राउंड ट्रिपिंग का संबंध है, तो दोस्तों राउंड ट्रिपिंग का जो है संबंध किससे होता है? तो दोस्तों राउंड ट्रिपिंग का संबंध जो है 2 ऑप्शन यहाँ पर है और दोस्तों 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर है। तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है यह जो है काले धन का वैध बनाने से जो है इसका संबंध होता है। राउंड ट्रिपिंग का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों कौन सा ग्राफ जो है यह प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग सी देख रहे हैं, ये जो है ग्राफ प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ऑप्शन ए जो है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न था। ऑप्शन ए जो है ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह प्रतिगामी हो जाएंगे, प्रतिगामी को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी जो है यह अनुपातिक हो जाएंगे, अनुपातिक को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों ऑप्शन डी जो आप लोग देख रहे हैं वक्र निक को जो है यह प्रदर्शित करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चारों के चारों ऑप्शन आपको बता दिए। सेवा कर यानी सर्विस टैक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो दोस्तों यह कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है, देख लेते हैं। पहला है सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। राजा जे चलैया समिति के सिफारिश के आधार पर इस कर को जो है भारत में लाया गया। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, इसी के समिति के सिफारिश पर भारत में इस कर को जो है लाया गया है। तीसरा है सर्वप्रथम वित्त वर्ष 1994 से 95 में सेवा कर लाया गया। तो दोस्तों ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर। चौथा है सेवा कर संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है गलत है। दोस्तों सेवा कर जो है यह सामवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों, यह अवशिष्ट सूची का जो है विषय है। किसका है? तो दोस्तों यह अवशिष्ट सूची का जो है यह विषय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भुगतान शेष के पूंजी खाते के मुख्य मदे कौन सी है? तो दोस्तों मदे जो है यह विदेशी निवेश, ऋण और बैंकिंग पूंजी लेन देन है, सभी का सभी है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी करेक्टर प्राप्ति यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट है? तो दोस्तों नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है उपहार और अनुदान है। तो ऑप्शन सी जो है 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? तो दोस्तों भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से जो है कानूनी दायित्व है। क्या है? कानूनी दायित्व है। ऑप्शन 20 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो दोस्तों व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन वस्तु का कीमत निर्धारण है।
ऑप्शन बी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या को दर्शाता है? तो दोस्तों आर्थिक समस्या को उत्पादन एवं संभावना वक्र दर्शाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता जो है क्या होता है? तो दोस्तों वो भी गिरती है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन ए जो है गिरती है, ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरे की मांग को कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो यह दोनों वस्तु होगा। तो दोस्तों यह दोनों वस्तु जो है पूरक वस्तु होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, फिर से एक बार आप लोग देख लेंगे। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरे की मांग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो यह दोनों वस्तु जो है पूरक कथन कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए कार के दाम में वृद्धि हो जाएगा, दोस्तों कार के दाम में वृद्धि हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो दोस्तों उसका जो है खरीदना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों एक दूसरा का पूरक हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मांग डिमांड का शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों मांग डिमांड का शब्द का अर्थ जो है किसी वस्तु या सेवा की खरीदने की इच्छा जिसके लिए पर्याप्त कार्यशील शक्ति तथा खर्च करने की तत्परता है, ये सभी जो है मांग शब्द का अर्थ होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है। इससे पहले 1 से लेकर के 25 तक जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न था, अर्थशास्त्र का प्रश्न था। तो दोस्तों आप लोगों ने अर्थशास्त्र का प्रश्न जो है बेहतरीन रूप से कंप्लीट करा लिए हैं। दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग करंट अफेयर का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, भारत में जो है 75 रामसर साइट जो है यह घोषित किया गया है। कितना? तो दोस्तों 75 रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। और दोस्तों सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे अधिक रामसर साइट जो है रामसर क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु में है। क्या कहाँ पर है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जो है कुल 14 रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रामसर क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों कुल 14 है, जो सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष 2014 की सदस्यता के लिए हुए चुनाव में कितने देशों की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? दोस्तों अस्थायी सदस्य के रूप में देशों की संख्या जो है 5 देश को चुना गया है। दोस्तों कौन कौन सा 5 देश है आपको ध्यान रखना है? अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा है और दोस्तों स्लोवेनिया है। कौन कौन सा है? तो 5 देश को जो है चुना गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के दृष्टि से आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% जो है 90% जो है चांस बनता है पूछने का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा जो है सही नहीं है। दोस्तों कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 में किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025, बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, बिल्कुल सही है। चौथा है भारत से HIV यानी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2025। तो दोस्तों भारत में HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो है 2025 नहीं है दोस्तों, 2030 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है यह सही मिलान नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है यानी गलत है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सही मिलान करें और दोस्तों कूट का जो है चयन करें। तो दोस्तों स्टार्ट कार्यक्रम जो है यह इसरो के द्वारा चलाया गया। और दोस्तों स्वागत पहल जो है, स्वागत पहल गुजरात और दोस्तों वंदे भारत पहल जो है महाराष्ट्र और दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति जो है उत्तराखंड हो जाएंगे। तो दोस्तों एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का जो है 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहू कुह उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों बिहू कुह उत्सव जो है यह अरुणाचल प्रदेश में जून महीने 2023 में मनाया गया, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों संकेत का जो है दर्जा भौगोलिक किसे नहीं है? तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, यह जो है
कश्मीरी सेब जम्मू कश्मीर को नहीं है, ऑप्शन डी जो है 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र ई समाधान पोर्टल से संबंधित है? तो दोस्तों ई समाधान पोर्टल से संबंधित जो है विश्वविद्यालय अनुदान दोस्तों आयोग है। दोस्तों यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो है आयोग होगा, आयोग। ऑप्शन ए जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। I2V2 दोस्तों यहाँ पर I2V2 होगा, ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। I2V2 में कौन से 4 देश शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें इंडिया, इजराइल, USA यानी अमेरिका और दोस्तों UAE है। तो ऑप्शन डी जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में कौन सी संख्या द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन सी जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इधर संगठन है और इधर मुख्यालय है, किसका जो है मिलान सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रोम इटली जो है ये जो है गलत है दोस्तों, पहला ही जो है मिलान गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, कई बार बता चुके हैं, सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो सभी का सही मिलान है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे दिया गया है? तो दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को दिया गया है। ऑप्शन बी 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ऑप्शन ए 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है? पहचान करें और दोस्तों कूट का जो है सही उत्तर जो है चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस 2024, बिल्कुल सही है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस USA 2028, बिल्कुल जो है सही है। तीसरा है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल बिस्प्रेन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है 2023 दिया गया है, 32 होगा 2032, ऑप्शन सी जो है टाइपिंग मिस्टेक है। और 24वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन, ये भी जो है यहाँ पर ग्रीष्मकालीन नहीं दोस्तों शीतकालीन होगा। ओलंपिक खेल बीजिंग चीन 2022 में किया जाएगा। तो दोस्तों चारों का चारों सही है। ऑप्शन सी जो है 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है और समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये प्रश्न गलत है, गलत टाइपिंग किया गया है। ऑप्शन 40 का जो है 40 नंबर क्वेश्चन गलत है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें पुरस्कार जो है सम्मान जो है डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है विदेश मंत्री S जयशंकर है। कौन है? विदेश मंत्री S जयशंकर साहब है। ऑप्शन बी 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है यह बैडमिंटन खेल में दिया जाता है, बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साजन प्रकाश जो है यह तैराकी है, तो तैराक से जो है संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पद्म विभूषण 2023 के विजेता जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यह कला क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में कौन भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बना है? तो दोस्तों ये जो है नया जो है तेंदुलकर साहब बने हैं, तेंदुलकर जो है बने हैं, लेकिन जो है इससे पहले पंकज त्रिपाठी थे। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है पंकज त्रिपाठी है, तेंदुलकर साहब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है पंकज त्रिपाठी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिजली नियत हेतु समझौता किन किन देशों के बीच है? तो यह दोस्तों भारत और नेपाल के बीच है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो यह गोवा राज्य में हुआ है। ऑप्शन डी 50 का राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों ये थे आज के टेस्ट का जो है कुल 50 प्रश्न, जो हम आपको बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किए। अगर आपको समझ में सारे प्रश्न याद हो गया है और दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप बिहार पुलिस में सफल होना चाहते हैं तो। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखेंगे, और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है आप लोग ये भी कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।